सो एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के फाइनल प्रिपरेशन के लिए सुपर फास्ट रिवीजन सेशन में आज हम कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड को डिस्कस करने वाले हैं। अगले 60 मिनट्स के अंदर हम रिसर्च के हर एक इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको मैं ये भी 100% श्योरिटी देती हूँ कि इसके अलावा आपको रिसर्च एप्टीट्यूड रिवीजन के लिए कहीं से भी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो सबसे पहले ये है रिसर्च एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस। अब यहाँ पर आपको बहुत कम टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ कि एग्जामिनेशन में इनके सब टॉपिक्स पर मेजर फोकस रखा जाता है। जैसे कि अगर हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर एक स्टेप होता है हमारे पास सैम्पलिंग, एक स्टेप होता है हमारे पास हाइपोथेसिस जिसमें उसकी टेस्टिंग, उसको एनालाइज करना, ये सब चीजें आती हैं। इन टॉपिक्स में से मेजर क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च होती है जिसमें आप लोगों के पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक है वैलिडिटी, दूसरी है रिलायबिलिटी। अब ये सिर्फ दो टर्म्स नहीं है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इन सभी सब टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद ही इस सेशन में हम हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसर्च होता क्या है। रिसर्च बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना है, री एंड सर्च। री का मतलब होता है बार बार किसी काम को करना एंड सर्च का मतलब होता है ढूंढना। अब अगर आपके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम है एंड आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो तो बार बार आपको उस पे कुछ प्रैक्टिस करनी होगी, उस पे कुछ सॉल्यूशंस को ट्राई करना होगा। एंड सर्च होता है कि कैसे हम बार बार एक ही काम को करके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो ये होता है रिसर्च। एंड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया है कि अकॉर्डिंग टू एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, रिसर्च इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर हमारी समझ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसका एक बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ये हमें रिसर्च सिखाता है। रिसर्च में भी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक मेथड। अब देखो रिसर्च में ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ काम किया, आपको उसका सॉल्यूशन शाम तक नहीं मिला तो आपने उसको छोड़ दिया, अगले दिन आप किसी और चीज पर आ गए। रिसर्च में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रिसर्च एक सिस्टमैटिक मेथड होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिसपे आपको नियमों के साथ काम करना होता है। इस मेथड में हम डिस्कवर करते हैं नए फैक्ट्स को, वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट्स। कोई अगर मान लीजिए कोई भी मेरे रिसर्च का एबीसी नाम का टॉपिक है, उसमें कोई ओल्ड रिसर्च हो चुकी है, किसी और पर्सन ने उस पर ऑलरेडी रिसर्च कर दी है, तो उनके रिसर्च को वेरीफाई करना, उसी को आगे बढ़ाते हुए नए फैक्ट्स को डिस्कवर करना, फाइंड आउट करना और उनके बीच में रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करना, उनके एक्सप्लेनेशन को आइडेंटिफाई करना, ये सब चीजें हमें रिसर्च सिखाता है। एंड ये डेफिनेशन बहुत बार एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछी गई है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च को किया क्यों जाता है। अब बहुत से कारण है रिसर्च करने के। एक तो हो सकता है कि आपके पास कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या समाज में कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि आप में वो कैपेबिलिटीज हैं कि आप उस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन अपनी अपने समाज को, अपनी कंट्री को, अपने आसपास के लोगों को दे सको, तो आप रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च डिस्कवर करता है किसी भी नए फैक्ट को, जो चीज किसी भी पर्सन को पता नहीं होती, उस चीज को सर्च करना। एंड ऐसा नहीं है कि वो इनवैलिड हो, वो चीज वैलिड भी होनी चाहिए, वो एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, तभी उस रिसर्च को सक्सेसफुल माना जाता है। ओके, इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम। ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, उसको पहले अच्छे से समझना होता है, फिर चेक करना होता है रिसर्च में कि क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी है। कई बार क्या रहता है कि हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत से रिसर्चर्स ऑलरेडी उस पे काम कर रहे होते हैं, या बहुत से रिसर्चर्स ऑलरेडी उस पे काम कर चुके होते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढ चुके होते हैं। तो रिसर्च के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सबसे पहले एज अ रिसर्चर आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है और क्या क्या इसके फिजिबल सॉल्यूशन ऑलरेडी मार्केट में है और क्या नहीं है, ताकि आप उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सको। टू वेरीफाई एंड टेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स आपके सामने उसको चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, तभी उसको फाइनलाइज किया जा सकता है। टू एनालाइज एन इवेंट और प्रोसेस और फिनोमिना, to identify the cause and effect relationship, to develop new scientific tools, concept theories to solve, understand scientific and non-scientific problems.
सो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर कहा है कि सिर्फ साइंटिफिक मेथड्स में रिसर्च नहीं की जाती, साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक कोई भी प्रॉब्लम हो रिसर्च होती ही है। अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, देखो लगभग लगभग 6 से 7 लाख बच्चा हर बार नेट सेट एग्जामिनेशन देते हैं। उनमें से बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है कि वो पीएचडी करे, तो पीएचडी में करना क्या होता है? रिसर्च ही तो करना होता है। ओके, सो रिसर्च इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है इन एग्जामिनेशन में। तो रिसर्च बेसिकली आपको हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में, लेकिन आपको ये भी सिखाता है कि कैसे रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए, कुछ नियमों को, कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए ही आप रिसर्च को सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकते हो। इसी के साथ रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि 100% एग्जाम में आते ही हैं। बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन मेजर फोकस हमारा रहेगा रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता और वैलिडिटी यानी कि वैधता पर। ओके, सो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, बहुत से हिस्सों में बांटा गया है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो बाकी है ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी, कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, मान लीजिए रिसर्च के दौरान आपका कोई रिजल्ट 9.16 आ गया, आपने क्या किया, उसको 10.0 कर दिया कि 9 और 10 में क्या डिफरेंस है। तो ये आपको एक्यूरेसी को फॉलो करना होता है कि अगर आपका जो एग्जैक्ट रिजल्ट आया है आप उसी को फॉलो करो। क्रेडिटेबिलिटी, कि अगर आप कहीं से किसी और का डेटा यूज कर रहे हो तो उनको क्रेडिट जरूर देना चाहिए। जर्नलाइजेबिलिटी, की जर्नल सामान्यीकरण, सामान्य चीजों पर फोकस रखना चाहिए, ना कि डायरेक्टली आप एडवांस चीजों पर चले जाओ। एम्पेरिकल रिसर्च, ये रिसर्च का एक टाइप है जिसको हम आगे देखेंगे। कंट्रोल्ड फैक्टर्स, की रिसर्च में ऐसा नहीं है कि तुक्के में ही आप सैंपल्स कलेक्ट कर लो, तुक्के में ही हाइपोथेसिस कर लो, तो कंट्रोल आपका होना चाहिए अपने फैक्टर्स पर, अपने डिसीजंस पर, साथ ही लॉजिकल होता है और ये रेप्लिकेबल भी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की। सो देखो, रिलायबल होता है विश्वसनीय। अब आप लोग अगर रिसर्च कर रहे हो तो आप अपने रिसर्च को रिलायबल कैसे बनाओगे? इससे हम क्या करते हैं, अपने रिसर्च की क्वालिटी को चेक करते हैं। आपका रिसर्च हमेशा रिलायबल होना चाहिए। जैसे मैंने डेटा की बात की थी कि अगर आपका रिजल्ट 9.16 आ रहा है एंड आप उसको 10.0 कर देते हो, तो डिफरेंस दोनों में है। आपका रिसर्च यहाँ पर रिलायबल नहीं है, जो कि एक गलत रिसर्च का तरीका माना जाता है। ओके, they indicate how well a method, technique or test measure something. Reliability is about the consistency of measure and validity is about the accuracy of measure. ठीक है, देखो रिलायबिलिटी हमें बताता है कि हमने एक ही काम को कितने कंसिस्टेंसी से किया और कैसे हम कंसिस्टेंसी से करते करते उसके फाइनल रिजल्ट तक पहुंच गए, जो कि एक वैलिड प्रूव्ड रिजल्ट था। और वैलिडिटी हमें यह बताता है कि हमने जो काम किया है, हमारा जो रिजल्ट आया है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है और कैसी है, क्या ये वैलिड है या नहीं है। तो एग्जाम में ये स्टेटमेंट्स एज इट इज आई है कि कंसिस्टेंसी इज रिलेटेड टू मेजर एंड वैलिडिटी इज रिलेटेड टू एक्यूरेसी ऑफ द मेजर। ठीक है, सो एग्जामिनेशन के लिए मैच द फॉलोइंग का ये श्योर क्वेश्चन है। आगे आप देख सकते हो, इनके जो टाइप्स होते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं और मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। रिलायबिलिटी रेफर्स टू हाउ कंसिस्टेंटली अ मेथड मेजर समथिंग, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी, कितनी लगातार आप लोग किसी काम को अगर कर रहे हो और आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, ये आपको रिलायबिलिटी बताती है। The clarity and precision of data collection process are essential for the reliability of the research. कि जब आप देखो रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट करना होता है, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे। कितनी क्लैरिटी से और कितनी स्पष्टता के साथ और कितनी सटीकता के साथ आप लोग उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, वो बताता है आपके डेटा की रिलायबिलिटी, आपके रिसर्च की रिलायबिलिटी। So, if the data collection process is unclear or imprecise, then the data that is collected will be unreliable. अगर आपको लगता है, मान लीजिए आप अपने रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एंड उसके लिए आपको खुद को भी श्योरिटी नहीं है, ठीक है, आप लोगों को लोगों से, पब्लिक से इंटरव्यू लेने हैं, उनके व्यूज पूछने हैं किसी रिसर्च को लेकर, एंड आपने गलत ऑडियंस को ही उठा लिया। आपको पूछना है कि मान लीजिए कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है हमारे न्यू जनरेशन पर, और आप चले गए किसी और ही पर्सन के पास, आप चले ही गए न्यू पर्सन के पास, तो ऐसे क्या होगा, आपकी रिलायबिलिटी गलत होगी। अगर आप गलत
डेटा कलेक्ट करते हो, गलत सैंपल को सिलेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपका रिसर्च कभी भी रिलायबल नहीं होगा। तो अब एक रिसर्च को टेस्ट करने के साथ साथ अब हमें रिलायबिलिटी को भी टेस्ट करना होता है कि क्या हम डेटा सही कलेक्ट कर रहे हैं, क्या हमारा रिसर्च सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। तो उसके लिए तीन मेथड्स होते हैं। पहला है टेस्ट रीटेस्ट, इंटररेटर और इंटरनल रिलायबिलिटी। अब टेस्ट रीटेस्ट के नाम से पता चल रहा है कि एक बार टेस्ट किया, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो वापस टेस्ट कर लिया। तो सेम टेस्ट ओवर टाइम, कुछ कुछ देर के बाद हम सेम टेस्ट को रिपीट अगर करेंगे, दैट इज कॉल्ड टेस्ट रीटेस्ट। इंटररेटर होता है सेम टेस्ट कंडक्टेड बाय डिफरेंट पीपल। अब एक टेस्ट अगर हमने मान लीजिए 8 से 10 साल के बच्चों पे किया, सेम टेस्ट अगर हम लोगों ने 20 से 21 साल के लोगों पर किया, और सेम टेस्ट हमने 40 प्लस की एज वाले लोगों के साथ किया, और इस चीज को बोला जाता है इंटररेटर। अगला है इंटरनल। डिफरेंट, ये क्या होता है? द इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ अ टेस्ट। ठीक है, इंटरनल रिलायबिलिटी इसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको टेस्ट करने के ये तरीके। नेक्स्ट आ जाता है वैलिडिटी। सो रिसर्च की वैलिडिटी हमें क्या बताती है, वैधता क्या बताती है। और देखो, आप लोग बोलते हो ना, आप लोगों ने मोबाइल में रिचार्ज करवाया कि वो उसकी वैलिडिटी 28 डेज है, तो वैसे ही रिसर्च आप कर रहे हो, क्या ये रिसर्च का जो सॉल्यूशन है आपका वो लंबे समय तक हमें किसी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहा है, या फिर ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, आपने सिर्फ इसीलिए किया है कि आपको जस्ट रिसर्च करना था। तो validity refers to how accurately a method measures what it is intended to measure। एक मेथड को आप कितनी ईमानदारी के साथ, कितने सही तरीके से कर रहे हो, एंड जिस चीज के लिए वो मेथड आप यूज कर रहे थे, क्या वो आपको उसी बात का बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा है या नहीं दे रहा, दैट इज कॉल्ड वैलिडिटी ऑफ अ रिसर्च। It refers to how well the result among the study participants represent true findings among similar individuals outside the study। ओके, सो वैलिडिटी के भी थ्री टाइप्स होते हैं, वैसे तो और भी हैं लेकिन मेजर फोकस हमारा थ्री पर रहता है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी और क्राइटेरियन वैलिडिटी। ओके, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ। रिलायबिलिटी बेसिकली दो टाइप की भी होती है। इंटरनल रिलायबिलिटी होती है और दूसरी होती है एक्सटर्नल रिलायबिलिटी। ठीक है, इंटरनल क्या होता है? द एक्सटेंट टू विच अ मेजर इज कंसिस्टेंट विद इटसेल्फ। एक मेजर जो अपने आप तक ही सीमित रहता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल वैलिडिटी। एक्सटर्नल होता है कि अगर एक से दूसरे को प्रभाव पड़े, एक में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो दूसरे पे अगर उसका प्रभाव पड़ता है, उसको एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। अब यहाँ पर हमने जो टेस्ट, रीटेस्ट और इंटररेटर पढ़ा, ये दोनों ही आपके क्या है? एक्सटर्नल वैलिडिटी के टाइप है। एंड इंटरनल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी का टाइप होता है स्प्लिट हाफ। स्प्लिट हाफ मेथड एग्जाम में बहुत बार आता है। स्प्लिट हाफ क्या होता है? किसी भी चीज को दो हिस्सों में बांट देना, स्प्लिट हाफ। आधे आधे में उसको दो हिस्सों में बांट लेना। It measures the extent to which all parts of the test contribute equally to what is being measured। अलग अलग सबको मेजर करके इनका फिर सॉल्यूशन निकाला जाता है। जैसे हम रिलायबिलिटी के साथ यहाँ पर वैलिडिटी की भी बात कर रहे थे। वैलिडिटी में सबसे पहले आ जाती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट के साथ साथ यहाँ पर भी आपके पास दो तरीके रहते हैं, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये दोनों चीजें तो होती ही होती हैं। ओके, सो इंटरनल क्या कहती है? बेटर कैजुअल रिलेशनशिप जब अपने दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में होता है, वो इंटरनल वैलिडिटी कहलाता है। एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द रिसर्च अकर्स, research outcomes can be journalized and applied to other cases। एक रिसर्च को हमने जर्नलाइज कर दिया और फिर हमने क्या किया, उसको किसी दूसरी जगह पर, किसी दूसरे एक्सटेंट में उसको हम लोग यूज करने लग गए, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है, सो ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर कर देती हूँ रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। देखो, वैलिडिटी एक्यूरेसी बताती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिसर्च के दौरान जो हमने यूज किया है। इसमें बहुत से टाइप्स होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्ट है, कंटेंट है, क्राइटेरियन है। ओके, ये सब क्या करते हैं? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि वैलिड होती हैं,
बट रिलायबल नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती है जो रिलायबल होती है लेकिन वैलिड नहीं होती। लेकिन एक अच्छा रिसर्च उसी को माना जाता है जो कि वैलिड भी हो और रिलायबल भी हो, राइट। सो इसी के साथ आगे देखते हैं। फिर आ गया हमारे पास स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ओके, सॉरी, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है? The indicator measures the construct in a manner that convergent with other manners in terms of direction. अब देखो किसी का लेवल है एजुकेशन का और इनकम है उनकी, ठीक है। इनकम लेवल का जो कवरेज है, द इंडिकेटर ऑल्सो अलाउ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑपोजिंग कंस्ट्रक्ट्स, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी एक इंडिकेटर होता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पार्ट नहीं होता कभी भी। ऑलरेडी इन सभी पे डिटेल्ड वीडियो है, सो स्टूडेंट्स अगर अभी तक वो डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी है जहां पर हर एक चीज को बहुत आराम से पढ़ाया गया है, तो बस कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगला फिर हमारे पास टॉपिक आता है स्टेप्स इन रिसर्च। सो देखो रिसर्च के यहाँ पर 9 स्टेप्स है। आप लोग कोई और बुक पढ़ रहे होंगे, वहां पर ना जाने कितने स्टेप्स होंगे। लेकिन बेसिकली जो रिसर्च के स्टेप्स होते हैं ना, वो मेजर कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो उसमें हमें रिसर्च के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज इट इज पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो अरेंज करना है हमें स्टेप्स ऑफ रिसर्च को। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद उसके बाद आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। कई कई रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू को स्टेप 1 यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन के अंदर ही कंसिडर किया जाता है, तो यहाँ पर ये नहीं दिया गया है। अगला है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, जर्नलाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, रिपोर्ट राइटिंग एंड कंक्लूजन। ओके, तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम मिल गई, अब उसको सॉल्यूशन भी ढूंढना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ये रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं, क्या हमारे उद्देश्य है, उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास कि हम रिसर्च का कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। मेथड यूज करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम डेटा को एनालाइज करते हैं। देन हम रिजल्ट एंड डिस्कशन लास्ट में आता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 2 4 3 5 एंड 6। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ टाइप्स ऑफ रिसर्च में देखते हैं। देखो इतने सारे टाइप्स हैं, बहुत इजी है। मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स और कुछ कीवर्ड्स आपको भी बताने वाली हूँ जिससे ये सारे टाइप्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को आप बेसिक रिसर्च भी बोल सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना, आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ जाता है, कोई भी सवाल आ गया बेसिक सा, कि अच्छा आपने मान लिया कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, वो कैसी दिखती है, वो सिटी कहाँ कहाँ पर है, वहां पर देखने लायक चीजें क्या क्या है। हालांकि आपको कभी श्रीलंका जाना ही नहीं है, आपको शौक ही नहीं है वहां जाने का, फिर भी आपने रिसर्च किया, गूगल पे सर्च किया। तो ये बेसिक रिसर्च है कि आपने अपने इंटरेस्ट के लिए, बस अपना नॉलेज थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये सब चीजें सर्च कर ली, लेकिन आप रियल लाइफ में उसको कहीं पर भी यूज नहीं करने वाले हो। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च। ओके, अप्लाइड रिसर्च होती है इमीडिएटली जहां पर हमें चीजों को अप्लाई करना होता है। अप्लाइड और एक्शन रिसर्च इमीडिएट एप्लीकेशन वाली होती है। अब जैसे मान लीजिए स्कूल मैनेजमेंट है या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। स्कूल में अगर किसी बच्चे के साथ कुछ इमरजेंसी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पर आप लोग ये तो नहीं करोगे ना कि रिसर्च करने लगोगे, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो नहीं करोगे। ना ही स्कूल की मीटिंग बुलाओगे, ना ही किसी से परमिशन लेने लगोगे। किसी बच्चे को कुछ तबीयत खराब है, कुछ एक्सीडेंटल केस है, तो आप इमीडिएटली वहां पर एक्शन लोगे। तो जहां पर इमीडिएट अटेंशन की जरूरत होती है, वहां पर बेसिकली अप्लाइड और एक्शन रिसर्च का यूज किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को ये अच्छे से डिस्क्राइब जरूर करता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये प्रॉब्लम हुई, कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। ये डिस्क्रिप्शन जरूर देगा लेकिन उसे बाहर निकलने में हेल्प नहीं करेगा, इसके अलावा कुछ भी। अब जैसे आप मेरे पास आते हो कि अरे मैं प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, मेरी हेल्प कर दो, तो मैं आपको बता दूंगी कि अच्छा ये जो है प्रॉब्लम, ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, इसको ट्राई जरूर करना। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दी, बस बता दिया।
मैं आपके साथ उस जगह पर जाकर नहीं गई कि कैसे उससे बाहर निकलना है, चलो साथ में चलते हैं। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इस तरीके के सारे रिसर्च हैं, आगे वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और देखो, इन सभी रिसर्च के टाइप्स को भी ना फर्दर बांटा गया है अलग अलग हिस्सों में। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तीन टाइप्स के रिसर्च होते हैं: डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, को रिलेशनल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, एक्सप्लेनेटरी होती है, मैंने अभी बताया आप लोगों को डिटेल में। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक क्वांटिटेटिव रिसर्च का टाइप होता है। ये होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च का टाइप। आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा क्वालिटी पर फोकस करता है, कि मान लीजिए ये कहता है कि आप चाहे दो ही सैंपल्स लेकर आओ लेकिन बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए, कम ही लोगों से इंटरेक्ट करो लेकिन वो रिसर्च का सॉल्यूशन देने वाले होने चाहिए। जैसे होता है ना कि आपको ऐसा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ एक या दो ही फ्रेंड्स होंगे, लेकिन वो बहुत अच्छे होंगे, हर जगह उनके साथ आएंगे। लेकिन कुछ क्वांटिटेटिव टाइप के होते हैं, जैसे हमने मान लीजिए 100 लोगों से सैंपल ले लिया लेकिन एक भी सैंपल से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। आपके 100 दोस्त हैं लेकिन मुसीबत के टाइम एक भी काम नहीं आया, तो वो क्वांटिटेटिव होता है। तो वैसे ही डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। अब कोई मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, उसका सॉल्यूशन देने के लिए मैं 100 उसको एक्सप्लेनेशन दे दूं, 100 तरीके बता दूं, लेकिन क्या मुझे पता है कि प्रैक्टिकली वो चीजें पॉसिबल है? क्या मैं उनके साथ उस सिचुएशन में गई हूँ, नहीं गई हूँ? तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इसीलिए क्वांटिटेटिव रिसर्च का ही मेथड माना जाता है। ठीक है, जो भी चीज होती है, जो भी स्टोरी आपके सामने होती है, फिनोमिना होता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है पहले यहाँ पर, फिर उसका कंक्लूजन ड्रॉ करके उससे बाहर निकलने की कोशिश की जाती है। ओके, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्वे मेथड भी आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वे स्टडीज इसके अंदर आती है। सो डिस्क्रिप्टिव स्टडी itself is equated with survey research. It is better to consider survey as one category of research under descriptive research. Okay, so सर्वे का जो सर्वे मेथड में क्या होता है, हम सर्वे करते हैं एग्जिस्टिंग सिचुएशन, करंट सिचुएशन हमारे सामने क्या है उसको पहले अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उस कंडीशन को एनालाइज करेंगे, फिर हम यहाँ पर उसको डायग्नोज करते हैं प्रॉब्लम को, कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, उसका पूरा सर्वे होगा। अब आप बोलते हो ना कोई भी काम करना है पूरा सर्वे करते हैं, चलो इसका, तो उसकी पूरी कुंडली निकाली जाती है, हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि क्यों हुआ, कैसे बाहर निकला जा सकता है, पहले इसमें क्या क्या हो चुका है, फिर जाके किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है। एंड को रिलेशनल स्टडी जो है ये क्या करती है, किसी भी इंडिपेंडेंट और दो डिपेंडेंट या दो इंडिपेंडेंट कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बता करके ही कंक्लूजन तक पहुंचने में लोगों को मदद करती है। सो को रिलेशनल रिसर्च इसको कहा जाता है। आगे अगर आप लोग देखोगे तो को रिलेशनल रिसर्च को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारे पास, तीन हिस्सों में है: एक्सपोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल, एनालिटिकल। एक्सपोस्ट फैक्टो क्या होता है कि कोई भी इंसिडेंट अगर हो जाता है उसके बाद हमें पता लगता है और उसके बाद हम रिसर्च करते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत जगह पर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आ रही, बहुत ज्यादा भूकंप आ रही है, तो भूकंप आने के बाद वहां पर रिसर्च हो रही है कि ये भूकंप क्यों आया, इतना भयंकर भूकंप हर कुछ कुछ घंटे के बाद आता था, इसका क्या कारण था, वो एक्सपोस्ट फैक्टो में आते हैं। अब जैसे रिसेंट देखो, एक करंट अफेयर की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अंटार्कटिका के रीजन में ओजोन लेयर पतली हो रही है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका को नुकसान पहुंच सकता है। तो वो ऑलरेडी पतली हो चुकी है, वो नुकसान पहुंचा चुकी है। उसके बाद हमें पता चला, उसके बाद यहाँ पर साइंटिस्ट ने रिसर्च शुरू किया, दैट इज टेकन अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अगला है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्ट्री क्या होता है, जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, उन्हीं चीजों को, हिस्ट्री में जो इंसिडेंट हो चुके हैं उन चीजों को उठा करके ही उनको डिटेल में पढ़ा जाए, उसके पीछे और कई राज और कई कारण ढूंढे जाए, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च। देन वी हैव एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च हमेशा फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल होती है उनको ही एनालाइज करके कंक्लूजन ढूंढने में हमें मदद करता है। और जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च है, हिस्ट्री में ऑलरेडी चीजें हो चुकी है, बुक्स पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बहुत सा डेटा है। अब उन्हीं सब डेटा को कलेक्ट करके, एनालाइज करके अगर आप रिसर्च करके कुछ नया निकाल लेते हो तो उसको एनालिटिकल रिसर्च बोला जाता है। अगला है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च।
जब भी कोई रिसर्च शुरू होती है तो रिसर्च के बिल्कुल शुरुआती समय में एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, ये किसी भी उस एरिया रिसर्च के एरिया को एक्सप्लोर करने में हमें हेल्प करता है, उसको एक्सप्लेन करने में हमें हेल्प करता है कि क्या है, क्यों है, कैसे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, ये सब चीजें। एंड इसमें हमेशा स्मॉल स्केल स्टडी का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला आ जाता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या करता है, कैजुअल रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है। ये बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कैजुअल रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करने में मदद कर सके। ठीक है, इसमें जितने भी इंडिपेंडेंट यानी कि आजाद वेरिएबल्स होते हैं उसको मैनिपुलेट भी किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमेशा लिखा गया है कि मैनिपुलेशन इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। चीजों को कंट्रोल करके रखना इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। चीजों का रिफ्लेक्सिव नेचर इसमें रहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, फंडामेंटल एंड अप्लाइड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फंडामेंटल रिसर्च जो है वो ज्यादातर एकेडमिक्स में यूज की जाती है, जनरल अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। एंड अप्लाइड रिसर्च प्रैक्टिकली कैसे किस चीज को कहां पर यूज किया जाए वो होती है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि एक फंडामेंटल रिसर्च क्या है। ये एक्सटेंसिव रिसर्च होती है और अप्लाइड रिसर्च आपके पास इंटेंसिव रिसर्च होती है। ओके, सो इसके लिए फिलहाल इतना ही काफी है। अगला है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या होती है, चलो डिडक्टिव है पहले। सो डिडक्टिव, डिडक्ट करना, डिडक्ट मतलब कम करना, तो ऊपर से नीचे की ओर। डिडक्टिव होती है एक टॉप डाउन अप्रोच जिसमें हम अपर लेवल से नीचे के लेवल की ओर आते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में आप लोग जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि स्टार्ट हम हाइपोथेसिस से करते हैं, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है उस पर आते हैं। वहीं अगर हम इंडक्टिव की बात करें तो ये आपके पास होती है बॉटम बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच होती है जो कि आपको स्पेसिफिक से जनरल की ओर लेकर जाती है। स्पेसिफिक चीज से जनरल चीजों की ओर ले जाकर ये आपको हेल्प करती है। सो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिकल रीजनिंग में भी आता है। ओके, नेक्स्ट रिसर्च की कैटेगराइजेशन है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। सो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो होती है रिसर्च में, ये बेसिकली क्वांटिटेटिव होती है। इसको नोट कर लीजिए, ये होती है क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव मेथड होती है। एंड अनस्ट्रक्चर्ड जो होता है ये आपका क्वालिटेटिव होता है। मैं एक ही चीज आपको शुरुआती दिनों से कहती आ रही हूं कि आपको सबसे पहले रिसर्च में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को पढ़ना है, और इन दोनों के अंदर कौन कौन से रिसर्च के टाइप्स आते हैं उनको पढ़ना है। इससे आपके 90% क्वेश्चंस तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो अगर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का मीनिंग पता है तो आप स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड ऑटोमेटिकली सही ढूंढ सकते हो। ओके, सो इसी के साथ अगला है रिसर्च बेसिस ऑन द प्रोसेस। सो क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स यहाँ पर दिए हैं एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव बेसिकली एक अप्रोच होती है, इट्स नॉट जस्ट अ मेथड टू कंडक्ट अ रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च इज बेसिकली इंडक्टिव, ये एक इंडक्टिव मेथड होता है। एंड इसमें स्पाइरल भी होता है। स्पाइरल का मतलब क्या होता है, जैसे ये है, इस लेवल से शुरू है और इस तरीके से जो चीजें रन होती है वो स्पाइरल होता है, कि उसी लेवल पर हम बार बार आ रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते हुए। सो स्पाइरल होता है क्वालिटेटिव रिसर्च नेचर में, तो इसी तरीके से ये काम करता है। इसमें हमेशा क्वालिटेटिव में याद रखिए, एक पर्सन जब भी रिसर्च शुरू करता है तो ये हमेशा ऑब्जर्वेशन के साथ अपना काम शुरू करता है एंड खत्म किसके साथ करता है, थियोरेटिकल पोजीशन के साथ करता है। यानी कि ये हमेशा काम करता है स्पेसिफिक टू थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये क्वालिटेटिव है एंड इसके जितने भी नीचे टाइप्स दिए गए हैं ये सब भी सेम रूल्स को फॉलो करते हैं। दूसरा टाइप आ जाता है हमारे पास क्वांटिटेटिव।
सो क्वांटिटेटिव मैंने आपको क्या बताया, ये डिडक्टिव रिसर्च होता है। क्वांटिटेटिव हमेशा डिडक्टिव रिसर्च होता है जो ऊपर से नीचे की ओर काम करता है, यानी कि ये सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग से शुरू होगा, उसके बाद एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा उस हाइपोथेसिस को। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या होता है, वो पहले ही किसी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देगा, फिर जिसको एक्सेप्ट किया होगा फिर उसी को सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करेगा। सो टाइप्स ऑफ रिसर्च के बेसिस पर ही देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें एक तरफ टाइप्स दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी डिस्क्रिप्शन दी है। वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो ऑलरेडी आपको इसका आंसर जरूर आता होगा, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। एक और क्वेश्चन है, देख सकते हो, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है और इंग्लिश के लिए भी है। इसमें भी मैच द फॉलोइंग है, ये दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस है जो ना जाने कितनी बार एज इट इज पूछे गए हैं। तो जरूर इनका आंसर्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इनके आंसर्स मुझे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, सो ऑलरेडी ये देख सकते हो करेक्ट है या नहीं, मैच कर। सो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है सैम्पलिंग। अब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि सैम्पलिंग होता क्या है, क्यों इसको रिसर्च में इतनी अहमियत दी जाती है। अब सिलेबस देखोगे तो सैम्पलिंग नाम का टॉपिक कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन स्टेप्स ऑफ रिसर्च में हमारे पास तीसरे नंबर का स्टेप होता है सैम्पलिंग को सिलेक्ट करना। ठीक है। सो सैम्पलिंग एक स्टेप होता है, तीसरा नहीं, सॉरी, फोर्थ स्टेप होता है रिसर्च में। फोर्थ स्टेप होता है सैम्पलिंग सिलेक्शन। अब मान लीजिए आप लोग एक रिसर्च कर रहे हो, आप लोगों को, लेकिन अब किस रिसर्च के लिए आपको सैंपल कलेक्ट करने, कुछ लोगों को उठाना है। मेरा अगर रिसर्च का प्रॉब्लम है सोशल वर्क से रिलेटेड, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं पब्लिक में, ऐसा तो नहीं है बस मार्केट चली गई, वहां पे जो भी लोग दिखे उनको उठा लिया और उनसे इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं होता। अब इसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर जाना है। मान लीजिए आप किसी कॉलेज में चले गए, वहां पर 1000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चे हैं। अब 10,000 लोगों से इंटरव्यू लेना, उनसे बेसिक क्वेश्चंस पूछना इजी काम तो नहीं है, इसलिए हम फिर सेलेक्ट करते हैं सैंपल को। अब इन 10,000 लोगों में से आपने कैसे सिर्फ 100 या 50 लोगों को सेलेक्ट करना है, वो आपको सैंपल बताता है। तो ये टोटल पॉपुलेशन 10,000 थी, उसमें से हमने 150 लोगों को सेलेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड सैंपल। अब इन लोगों को कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं हमारे पास, जिसमें पहला मेथड होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सो इनको भी फर्दर आगे चार चार हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी का टाइप है या नॉन प्रोबेबिलिटी का टाइप है। कोटा सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी का टाइप है या नॉन प्रोबेबिलिटी का टाइप है, एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। सो देखो, प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है पहला सिंपल रैंडम, दूसरा क्लस्टर, तीसरा सिस्टमैटिक और चौथा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम में क्या होता है, अब 1000 लोगों में से पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 1000 लोगों के बीच चली गई, वहां से मैंने रैंडम ली। रैंडम क्या होता है, बिना सोचे समझे, बस ऐसे ही। मान लो किसी की मुझे पर्सनैलिटी अच्छी लगी, कोई मुझे देखने में बहुत इंटेलिजेंट लगा, किसी का मुझे बात करने का तरीका अच्छा लगा, रैंडमली मैंने किसी से भी इंटरव्यू ले लिया, ये होता है सिंपल रैंडम। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इतने लोग हैं, इनमें से किसी को भी बिना रूल के, बिना कुछ सोचे समझे उठा लिया, दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होता है, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी का ही टाइप है, जिसमें कि आपके सामने अगर स्टूडेंट्स हैं, आपने एक सिस्टम के साथ उनको सेलेक्ट किया। जैसे यहाँ पर देखो, एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, फिर दो को छोड़ दिया, फिर तीसरे को किया, फिर दो को छोड़ दिया, फिर तीसरे को किया, फिर दो को छोड़ दिया, तीसरे को किया। इस तरीके से हमने उठाया रैंडमली ही, बिना लॉजिक के लोगों को उठाया, बिना उनके बैकग्राउंड, बिना उनका इंटरेस्ट जाने लोगों से इंटरव्यू ले लिया। बस लॉजिक इतना सा था कि हमने दो तीन लोगों को छोड़कर यहाँ से चीजें, लोगों को पिक करना शुरू कर दिया। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग बेसिकली यूज करता है स्ट्राटा को। स्ट्राटा का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप्स। अब जैसे कि अगर हमने 1000 लोगों का टोटल पॉपुलेशन लिया था, 1000 लोगों में से मैंने क्या किया, छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए। मान लीजिए एक ग्रुप में मैंने बॉयज को अलग कर दिया और दूसरे ग्रुप में मैंने गर्ल्स को अलग कर दिया। ठीक है, बॉयज गर्ल्स अलग अलग हो गए। अब ये क्या कर दिए, मैंने दो स्ट्राटा बना दिए। अब रेंडमली यहां से सिलेक्ट किया जाएगा, ये देखो स्ट्राटा बना दिए। पहली रो में 3 लड़कियां खड़ी थी, मैंने बोला 3 में से एक आ जाओ। दूसरी रो में 3 लड़कियां थी, मैंने बोला सेकंड आ जाओ। तीसरी रो में भी अगर 3 लड़कियां होगी तो यहां से मैं इस वाली को उठा लूंगी।
तो इस तरीके से हमने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में स्ट्राटास करते हैं, छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप्स में बनाते हैं, फिर वहां से उठाते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग भी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तरह ही होता है, जिसमें हम ग्रुप्स बनाते हैं। यहाँ पर कोई मेल फीमेल या हाइट जेंडर ये चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता, बस रेंडमली यहाँ पर हमने कुछ ग्रुप्स बना दिए कि ऐसे स्टूडेंट्स को बोल दिया कि चलो अपने अपने फ्रेंड सर्कल के छोटे छोटे ग्रुप्स बना लो। तो स्कूल कॉलेज में क्या होता है, 4-5 लोगों का ग्रुप होगा, कुछ 10-12 लोगों का ग्रुप होगा, तो वो उस ग्रुप में बन गए और हर एक ग्रुप से मैंने एक एक बच्चे को पिक कर लिया सैम्पलिंग के लिए। वो क्लस्टर सैम्पलिंग होता है। तो ये इमेजेस को याद रख लो, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि टफ क्वेश्चंस इस टॉपिक में से बिल्कुल भी नहीं आते। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लो, ऑलरेडी मैं सीरीज लेकर आई हूँ, नहीं देखी है तो कमेंट करके बता दीजिए कि सैम्पलिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता दो, ताकि मैं शेयर कर सकूं आपके साथ लिंक। अब ये 4 टाइप्स जो है, ये है आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग में मान लीजिए लोग हैं, उसमें से हमने टॉप स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे कन्वीनियंस मेरे हिसाब से, मुझे जो कन्वीनियंट लगे, देखो टॉप भी छोड़ो, कन्वीनियंस क्या होता है, अपने हिसाब से जो इजीएस्ट लग रहा है। मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, मैंने बोला कि चलो किसी को भी सिलेक्ट करना है, ऐसे करो जो पहली रो के 10 लोग हैं आप सब आ जाओ। कन्वीनियंस था, मुझे भी था, उनको भी था। पीछे से किसी को बुलाती तुमको आगे स्टेज तक आने में समय लगता। दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। वॉलेंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग, वॉलेंटरी, अब जैसे मैंने मान लीजिए किसी स्कूल कॉलेज में जाकर अनाउंसमेंट कर दी कि मैं कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक रिसर्च कर रही हूँ, तो जो जो स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड नॉलेज है, जो जो इसके लिए मुझे रिव्यूज देना चाहते हैं, अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं। तो वॉलेंटरी, अपनी इच्छा से कोई भी स्टूडेंट आगे आकर मुझसे बात कर सकते हैं, इस सैंपल का एक हिस्सा बन सकते हैं। पर्पजिव सैम्पलिंग होता है, जिसमें एक पर्पज होता है। अब मान लीजिए कि मेरा रिसर्च है हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्टोरिकल रिसर्च है, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, ये मान लो। अब यहाँ पर पर्पसिवली मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूंगी जिनका बैकग्राउंड हिस्ट्री है, या जो हिस्ट्री सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिनको इसके इसके बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होता है। तो पर्पस है हमारा, हम उसी फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स को उठाएंगे। एंड लास्ट आ जाता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसमें आप देख सकते हो कुछ ग्रुप्स क्रिएट कर दिए गए हैं, सब ग्रुप्स बना दिए गए हैं, एंड उस तरीके से वहां से स्टूडेंट्स को पिक किया जाता है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट और नॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सैम्पलिंग पर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है, यहाँ पर देख सकते हो, इस वीडियो के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें हर एक चीज को और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है। अगला टॉपिक आ जाता है फिर हमारे पास हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस भी रिसर्च का ही एक स्टेप्स का सेक्शन आ जाता है। हाइपोथेसिस आप लोगों को सिलेबस में कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। अब आप लोग मेरे पास आए कि मैम एक प्रॉब्लम में फंस गई, इससे बाहर निकलने का सॉल्यूशन दो। तो मैंने बोल दिया कि अच्छा ये काम करो, आप बाहर निकल सकते हो, ये ट्रिक भी कर सकते हो, या फिर ऐसे करो, ये काम कर लो, जरूर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये परिकल्पना थी, मैं कभी इस प्रॉब्लम में नहीं फंसी, बस मैंने आपको मदद करने के लिए कुछ रैंडम गेस किए। ठीक है, वैसे ही रिसर्च प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ रैंडम गेस करने पड़ते हैं, ताकि हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। हाइपोथेसिस में अब रैंडम गेस कर लिया वैसा तो नहीं है आपको, आप किसी प्रॉब्लम में हो, आपको सब दोस्तों ने कुछ कुछ आइडिया दे दिया कि ऐसा ऐसा कर लो, इजी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। अब आप सबकी ट्रिक ट्राई करोगे, आप सुनोगे सबसे, लेकिन उसके बाद उस पे थोड़ा सा विचार तो करोगे ना, खुद से सोचोगे कि अच्छा ये काम अगर करूंगा गलत ना फंस जाऊं, ये काम अगर करूंगा हो सकता है सॉल्यूशन मिल ही जाए, इस काम को करने में तो सोचने में भी रिस्क है, तो इसको पहले रिजेक्ट कर दिया। तो हाइपोथेसिस भी ऐसा ही होता है। हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट करना है या फिर उसको रिजेक्ट करना है, ये एक रिसर्चर के हाथ में होता है। Okay, hypothesis testing use sample data to make inference about properties of a population study. हाइपोथेसिस को टेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है, एंड दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, नल और ऑल्टरनेटिव। एंड दो टाइप के एरर्स होते हैं इसमें, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। ठीक है, अगर गलत कंक्लूजन हो जाता है, देखो दो स्टेटमेंट्स हैं और हमें पता है कि ये दोनों कंडीशन से हम किसी गलत रास्ते पर पहुंच जाएंगे, रॉन्ग पाथ हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो क्या हो जाता है, एरर हो जाता है। सो टाइप 1 और टाइप 2 एरर से पहले हाइपोथेसिस के टाइप्स देख लेते हैं।
नल हाइपोथेसिस को H0 के नाम से जाना जाता है और अल्टरनेटिव को HE के नाम से जाना जाता है, ठीक है। Null hypothesis states that there is no significant relationship between variables. कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अगर हम बोलते हैं ए और बी दोनों मेरे लिए तो बराबर हैं, लेकिन नल हाइपोथेसिस बोलता है कि ए कभी भी बी के बराबर हो ही नहीं सकता। मैं बोलूंगी कि राम और श्याम दोनों का बिल्कुल बराबर नॉलेज है, इक्वल लेवल पर है दोनों। ये नल हाइपोथेसिस बोलेगा कि इनका नॉलेज कभी भी सेम हो ही नहीं सकता। दोनों में चाहे छोटा सा डिफरेंस होगा, लेकिन होगा जरूर। दिस शुड बी रिजेक्टेड ड्यूरिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो नल हाइपोथेसिस को हम जब रिसर्च हाइपोथेसिस की टेस्टिंग चल रही होती है तो उस समय एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो 100% श्योरिटी है कि हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट ही करेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कुछ भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑल्टरनेटिव ये बोलता है कि हमेशा दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता ही है, कि ए बी के बराबर होगा ही होगा, चाहे 100% नहीं होगा, 10% सिमिलैरिटीज होंगी, लेकिन होंगी जरूर। ये कहता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको सिंपली रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज मेन कॉन्सेप्ट ऑफ विच ऑफ द टाइप ऑफ रिसर्च। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सबसे ज्यादा हाइपोथेसिस टेस्टिंग को यूज किया जाता है। अब देखो, ये है हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 या HA बोला जाता है इसको, और नल को H0 बोला जाता है। अगर एक रिसर्चर ने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर दिया, एंड ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर दिया, तो कौन सा एरर यहां पर होगा? तो यहां पर टाइप 1 एरर होगा, ठीक है। व्हेन अ नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड यू रिजेक्टेड। अगर मान लो एक कंडीशन ऐसी थी, एक डिसीजन आपके लाइफ का ऐसा था जो कि आपके लिए सही था, ट्रू था, लेकिन आपने ना जाने किस वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया, उस डिसीजन की ओर गए ही नहीं, तो आपने कर दिया टाइप 1 एरर। एंड वहीं दूसरी तरफ अगर एक डिसीजन आपके लिए बिल्कुल गलत था, लेकिन आपने किसी भी रीजन की वजह से उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हो गया आपका टाइप 2 एरर। तो ये दो टाइप के एरर्स होते हैं, ठीक है। ये देखो, हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस है ये, और ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस को फेल टू रिजेक्ट, रिजेक्ट करना था लेकिन किया नहीं, तो टाइप 1 एरर आ गया, और रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 नहीं तो टाइप 2 एरर। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, इसको अच्छे से पढ़िए, कंफ्यूज नहीं होना है, एक आधा बार प्रैक्टिस कीजिए नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर, इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ये देखिए, नल इज ट्रू, नल हाइपोथेसिस सही था, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको गलती से रिजेक्ट कर दिया, तो टाइप 1 एरर हो गया, जिसको फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। वैसे ही नल हाइपोथेसिस गलत था, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, करेक्ट डिसीजन था, इफेक्टिव एग्जिस्टेंस थी। ठीक है, तो यहाँ पर चीजों को देख सकते हो, अच्छे से पढ़ लीजिए। हाइपोथेसिस में डिस्क्रिप्टिव, नल, एक्सप्लेनेटरी और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के 4 टाइप्स होते हैं, जिसके आंसर्स भी यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं, इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है वेरिएबल्स की। सो स्टूडेंट्स देखो, वेरिएबल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पहले नहीं आते थे, अभी रिसेंट अगर हम 2023 में देखो, मार्च में पेपर हुआ, जून में पेपर हुआ, इसमें 2 शिफ्ट्स हुई है, ठीक है, 2 साइकिल्स हुए, सॉरी, सभी शिफ्ट्स में लगभग इससे क्वेश्चंस आए थे। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। आप किसी पर्सन को भी यहाँ पर वेरिएबल मान सकते हो, किसी कार को वेरिएबल मान सकते हो, किसी बुक को वेरिएबल मान सकते हो रिसर्च के दौरान। एंड वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल, सॉरी, कैटेगोरिकल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। Quantitative variables vary in degree or amount, such as annual income, and categorical variable vary in type of kind of gender. ठीक है, कैटेगोरिकल यानी कि कैटेगरी, मेल फीमेल अगर हमने कर लिया। क्वांटिटेटिव हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपने कहा है एनुअल इनकम, किसी पर्सन की एनुअल इनकम मान लो 10 रुपए है, किसी की 5 रुपए है, तो ये हमने क्या किया, क्वांटिटी चेक की। तो ये वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के साथ साथ इंटरवेनिंग वेरिएबल्स और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी हमारे पास आते ही हैं।
अब वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए भी कुछ स्केल्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल होता है। तो एक ग्राफ के थ्रू मैं बताती हूँ कि कैसे इन स्केल्स को मेजर किया जाता है। सो देखो, वेरिएबल्स में ना सबसे पहले तो आपके पास मैंने बताया क्वालिटेटिव होता है। सो क्वालिटेटिव के अंदर आ जाता है नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल आ जाता है जैसे कि किसी का मैरिटल स्टेटस है, किसी का जेंडर है, किसी का सेक्स है, ये सब आ जाता है नॉमिनल के अंदर। उसके बाद आ जाता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल जैसे कि मान लीजिए इसको आप ऐसे रैंकिंग स्केल भी कर सकते हो, कोई बच्चा किस रैंक पर आ रहा है, किस लेवल पर आ रहा है। या फिर एक एग्जांपल ले लें कि कोई पर्सन कैंसर पेशेंट है, कोई स्टेज 1 पे है, कोई स्टेज 2 पे है, कोई सिर्फ हल्के से लेवल पर है कि वो पेन किलर्स है, इनसे भी टिक सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लेवल का जो एनालिसिस होता है वो हमें ऑर्डिनल स्केल बताता है। उसके बाद फिर दूसरा आ जाता है क्वांटिटेटिव। नॉमिनल ऑर्डिनल हमने देख लिया, क्वांटिटेटिव में आ जाता है आपके पास इंटरवल। जैसे कि आप डिग्रीज का इंटरवल कर रहे हो कि मेरा जो रिजल्ट है वो हमेशा 68% से लेकर के 98% के बीच में आता है, या यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री के बीच में आता है। तो ये एक इंटरवल स्केल हमें रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही आ जाता है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल क्या करता है, किसी भी जैसे कि पल्स का रेट है, तो वो रेशियो स्केल के अंदर आ जाता है। तो ये दो टाइप्स आते हैं क्वालिटेटिव में, ये दो टाइप्स आते हैं क्वांटिटेटिव में। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट क्या होता है, गैस्ट्रिक सेक्टर्स में आ जाते हैं, और इंडिपेंडेंट जो किसी पर भी निर्भर नहीं करता, अपने एंड पर ये एक तरीके से अगर काम करता होगा। ठीक है, सो इस तरीके की कुछ चीजें हैं। जैसे जो मैंने एग्जांपल्स बताए ना कि नॉमिनल का बेस्ट एग्जांपल है किसी का सेक्स चेक करना, किसी का जेंडर चेक करना, मेल फीमेल, ये सब चीजें हैं, तो ये नॉमिनल में आती है। ऑर्डिनल में इवैल्यूएटिव कॉनोटेशन का टर्म यूज किया जाता है। इवैल्यूएटिव कॉनोटेशन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बहुत बार। अगला है टॉपिक रिसर्च एथिक्स। रिसर्च की नैतिकताएं, अब देखो किसी भी काम को करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ नैतिकताएं होती हैं जो कि फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही रिसर्च में कुछ नैतिकताएं हैं, जैसे कि रिसर्च के दौरान आपको बेईमानी नहीं करनी है, जो रिजल्ट आए हैं वही एज इट इज रिप्रेजेंट करने हैं, किसी और का डेटा चोरी करके इस्तेमाल नहीं करना है, किसी और के परमिशन के बिना उनकी रिसर्च रिपोर्ट को हाथ नहीं लगाना है। इस तरीके की कुछ चीजें होती है जो कि रिसर्च एथिक्स के अंदर आती है। एज अ रिसर्चर आपको वो फॉलो करना जरूरी है। ओके, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, रिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर आप अपनी रिसर्च के लिए किसी भी ह्यूमन, किसी भी एनिमल, खासतौर पे मेडिकल साइंस की बात की गई है, एनिमल ह्यूमन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको ऐसा ध्यान रखना है कि उनको बिल्कुल भी नुकसान ना हो। आप जनरली भी अगर किसी पर्सन से अपने रिसर्च के लिए इंटरव्यू ले रहे हो, आपको उनसे थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन भी पूछा जाए, तो इतना ज्यादा आपको उनको अनकंफर्टेबल नहीं करना कि वो आंसर ना दे पाए। तो ये सब चीजें रिसर्च एथिक्स के अंदर आती हैं। रिसर्च एथिक्स में सबसे पहली चीज ये आती है कि उस पर्सन से जिनसे आप इंटरव्यू लेना चाहते हो या पूछना चाहते हो कुछ, तो उनसे ये सबसे पहले पूछा जाए कि हम आपसे कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हम आपसे कुछ डिटेल्स चाहते हैं, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? हम आपके 15 मिनट लेंगे, हम आपके 10 मिनट लेंगे। तो ये रिसर्च एथिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रॉब्लम्स इन रिसर्च, एथिकल प्रॉब्लम्स क्या है? प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म का मतलब होता है डुप्लीकेसी, किसी और के डेटा को एज इट इज यूज कर लेना। उसके बाद है बल प्रयोग, जबरदस्ती किसी से काम करवाना, गोपनीयता भंग करना, उपकारिता किसी, ऐसा तो नहीं है देखो, साहित्यिक चोरी बहुत गलत काम है, जबरदस्ती किसी से काम करवाना भी गलत है। गोपनीयता, अब आपकी रिसर्च के दौरान आपको बहुत सी चीजें हो सकती है जो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ सीक्रेट रखनी पड़े, आप अगर उसको भंग कर देते हो या यहाँ की बात वहां कर देते हो, किसी और के रिसर्च डेटा का यहाँ वहां बातें पहुंचाते हो, तो भंग करना। ठीक है, उसके बाद उपकारिता, किसी पे उपकार करके क्या आप रिसर्च कर रहे हो, निष्ठा, पूरी निष्ठा से आपको काम करना है। सो यहाँ पर एथिकल प्रॉब्लम्स की बात की गई है। सो ए बी सी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ए बी सी डी। ओके, ए बी सी ओनली, डी भी होगा, बेनिफिशियंस।
ठीक है, उपकारिता, यहाँ पर किसी पे आप उपकार नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो जो चीजें हमने अभी पढ़ी उन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है, देख सकते हो। प्लेजरिज्म है, कोएशन है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है, बेनिफिशियंस है एंड फिडेलिटी है। सो स्टूडेंट्स, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेंस आर नॉट नेसेसरी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च। सो क्या ये बिल्कुल गलत है? ठीक है, और रीजन इसका बताया है, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैव टू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर परसुइंग रिसर्च विद एन आई ऑन प्रमोटिंग एक्सीलेंस। बिल्कुल सही है, अच्छे से पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्टली आंसर्स हैं, ताकि पता लगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब देखो, रिसर्च में ना हमें कुछ चीजें यूज की जाती है, जैसे कि हमें थीसिस लिखनी होती है, हमें सिटेशन का यूज किया जाता है। सो सिटेशन क्या होता है? इट इज अ वे यू टेल योर रीडर्स दैट सर्टेन मटेरियल इन योर वर्क केम फ्रॉम अनदर रिसोर्स। अब मान लीजिए आप लोग किसी एबीसी नाम के टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो एंड आपने किसी बुक से रेफरेंस लिया है, किसी बुक से, किसी के बड़े रिसर्चर की बुक से हेल्प ली है, तो आप उसको सिटेशन में जरूर मेंशन करोगे कि हमने जो पढ़ा है, जो यहाँ पर आप इस बुक में पढ़ने वाले हो, इसके लिए हेल्प इस नाम की बुक से ली है, जो इस नाम के रीडर की है। It also gives you readers information necessary to find the location details of the source on the reference or work cited page. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि हाँ, ये जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे आपको इस पूरे लेक्चर में जो भी यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हैं, ये हमारे ही जो हमारी ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से हमने लिखी है, वहां से ही मैंने कॉपी पेस्ट की है। तो अगर मैं सिटेशन लिखूं तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी वेबसाइट का, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी मैं खुद एक्सप्लेन कर रही हूँ सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन वेबसाइट में चीजों को डिटेल में लिखा होगा। सो सिटेशन में भी ऐसे ही चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। एमएलए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए एज अ रेफरेंसिंग स्टाइल? सो देखो, जब भी रिसर्च थीसिस लिखी जाती है तो उसमें लिखने के कुछ स्टाइल होते हैं। वैसे तो आपकी यूनिवर्सिटी वो आपको बताती है, लेकिन जनरली कुछ स्टाइल्स होते हैं, जैसे एपीए होता है, एमएलए स्टाइल होता है। ठीक है, हार्वर्ड प्रणाली होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, हार्वर्ड सिस्टम है, एमएचआरए, शिकागो बहुत फेमस है, आई ट्रिपल स्टाइल बहुत फेमस है। तो वैसे ही एमएलए भी होता है। एमएलए की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, मैं आपको नहीं बताऊंगी। एग्जाम में आया है क्वेश्चन, एमएलए की फुल फॉर्म, एपीए की फुल फॉर्म बहुत बार आती है। थीसिस क्या होती है? थीसिस बेसिकली एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है दैट asserts the position of a paper will be taking. This statement should be both specific and arguable. Generally, the thesis statement will be placed at the end of the page, end of the first paragraph of your paper. So thesis भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड इसके बिना कोई भी रिसर्च पेपर फाइनलाइज नहीं किया जाता कभी भी। ओके, सो समटाइम्स नोन एज थीसिस, जिसको कि कभी कभी डिसर्टेशन भी बोला जाता है। सो कभी भी डिसर्टेशन एंड थीसिस हो तो परेशान नहीं होना, दोनों एक ही चीजें हैं। डिसर्टेशन जो होता है वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के समय मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज काम करती हैं, एंड थीसिस यूज की जाती है टर्म पीएचडी डिग्री के दौरान। चीजें वो सेम ही है। बिब्लियोग्राफी, लिस्ट ऑफ बुक्स होती हैं एंड अदर रिसोर्सेज होते हैं जिनको आपने यूज किया। अब कोई इतना स्कॉलर तो नहीं होगा कि रिसर्च के लिए उसको किसी भी रिसोर्स की जरूरत ही ना पड़े। आप भी तो अपनी रिसर्च के लिए कोई ना कोई बुक पढ़ोगे, किसी जगह पे जाओगे, किसी की हेल्प लोगे। तो आपने अपनी रिसर्च के दौरान कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिए, कौन कौन सी बुक्स ने आपको एक्चुअल में बहुत ज्यादा हेल्प की, वो सब चीजें बिब्लियोग्राफी के अंदर लिखी जाती है, ताकि अगर आपका रिसर्च पेपर भी आगे चलकर कोई पर्सन और पढ़ता है तो उन लोगों को और भी ज्यादा हेल्प हो जाएगी ये जानने में कि बेस्ट रिसोर्स कहाँ से मिलेगा, बेस्ट रिसोर्स कैसे मिलेगा। ओके, इसमें बिब्लियोग्राफी में देखो, ऑथर का नाम, उनका टाइटल, वर्क, पब्लिकेशन, कहाँ से आपने चीजें पढ़ी थी, हर एक पॉइंट को डिटेल में लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि बिब्लियोग्राफी क्या है। सो बिब्लियोग्राफी में लिस्ट ऑफ बुक्स होती है जहां से आपने रेफरेंस लिया था, वो बुक्स जिन्होंने आपको मदद की थी आपके रिसर्च को सक्सेसफुल करने में। स्टेजेस एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज रेलेवेंट, तो देख सकते हो आंसर।
सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज इंपॉर्टेंट है, फिर डेटा को एनालाइज किया जाता है, फिर इंडेक्सिंग की जाती है रेफरेंसेस में। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन रिसर्च, अब देखो रिसर्च में ना मेथड्स भी बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, जैसे कि शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ये जो जितने भी आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्लस रिसर्च के जो पार्ट्स होते हैं, इनको हम अलग से सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कि शोध गंगा, शोध गंगोत्री ये सब चीजें क्या होती हैं, तो बस कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। ऑनलाइन रिसर्च के क्या क्या नुकसान है? एक्सपेंसिव तो नहीं होती, घर बैठे बैठे आपको चीजें मिल जाती है। सैंपल्स कैन बी स्मॉल एंड स्क्यूड, सैंपल आप अब देखो ऑनलाइन अगर आप किसी पर्सन से सैंपल ले रहे हो, उनका इंटरव्यू ऑनलाइन ले रहे हो, तो क्या गारंटी है कि वो पर्सन जेन्युइन है या नहीं? क्या गारंटी है कि बाद में आप फिर उन पर्सन से मिल पाओगे और चीजों को क्लियर कर पाओगे? तो सैंपल्स का ये पॉइंट बिल्कुल सही है की डिसएडवांटेज होती है, देयर कैन बी एक्सेसिव टर्नओवर ऑफ कम्युनिकेशन। अब ऑनलाइन है, कई बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। टेक्नोलॉजिकल इश्यूज में लीड टू इनकंसिस्टेंसीज, सेम पॉइंट है। एंड ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आर रिजिड, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। सो बी सी डी आपके पास सही ऑप्शन होगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में पूछा, सो यहाँ पर है इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज एन एग्जांपल ऑफ। सो देखिए, टेक्निकल लैप्स ऑन पार्ट ऑफ द रिसर्चर, inadequate provision of ICT resources, violation of research ethics, absence of technical expertise ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज। सो आईसीटी यानी कि कंप्यूटर्स, इंटरनेट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे एक पर्सन को रिसर्च करने में हेल्प कर सकती है, कौन कौन सी वो वेबसाइट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई हैं रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको पूरे वर्ल्ड के रिसर्चर के थीसिस, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके रिसर्च की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये कौन कौन सी वेबसाइट्स है, कब बनाई गई, क्या इनका मेजर कारण था, और कैसे एक रिसर्च को बेहतर बनाने में आईसीटी यानी कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी मदद भी कर सकता है, लेकिन नुकसान भी कर सकता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर डिटेल्ड वीडियो में लेकर आऊंगी। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन जरूर बहुत पसंद आया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव मैं लेकर आई हूँ, जो कि आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। एंड आई होप जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर हो गए हैं। अगर गलती से कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर मुझसे मिस हो गया है, बस कमेंट करके उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए, जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो आपके लिए आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।